हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं निखिल दुबे आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सी फॉर केमिस्ट्री पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में बहुत अच्छे रिस्पांस के बाद मुझे बहुत सारे कमेंट मिले कि सर प्लीज़ पहले डी और एफ ब्लॉक को आप जो है कवर कीजिए। तो आज बोर्ड एग्जाम्स के लिए PYQ सीरीज़ में डी और एफ ब्लॉक जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, और थोड़ा सा ये चैप्टर NCERT में भी इतना अच्छा क्लियरली गिवन नहीं है, तो इस चैप्टर को आज हम कवर करेंगे। इस चैप्टर के लिए मैंने क्या किया है कि क्वेश्चंस जो हैं उसके साथ साथ उनके आंसर्स भी लिख दिए हैं, क्योंकि चैप्टर थ्योरेटिकल है। तो यहाँ पे आपको किस लैंग्वेज में आंसर लिखना है उसके लिए अब आपको ज़्यादा भटकना नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन और आंसर दोनों यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा, ये पूरा मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इजीली अपने नोट्स में इसको रख सकते हैं। तो चैप्टर बड़ा आसान सा है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, पर बेटा थोड़ा सा ये चैप्टर टिपिकल इसलिए लगता है क्योंकि ये चैप्टर है प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हमें स्टडी करनी है, या जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हमें एलिमेंट बाय एलिमेंट स्टडी करना है। तो जैसे हर इंसान की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, तो थोड़ा सा याद रखना मुश्किल है कि हर इंसान किसकी क्या क्वालिटी है, वैसे यहाँ पे एलिमेंट बाय एलिमेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ बदलती जाती हैं, कुछ ट्रेंड्स अनइवन ट्रेंड्स हैं। तो थोड़ा सा जो लर्निंग वाला पार्ट है, जो रिमेंबरिंग वाला पार्ट है, वो इस चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा है। मेरा पर्सनल सबसे पहले सजेशन आप लोगों को ये है कि आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने से पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कम से कम 3D सीरीज़ और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 4F सीरीज़ को याद रखें। अगर आपको नहीं याद होता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए सी फॉर केमिस्ट्री एंड ट्रिक टू रिमेंबर एलिमेंट्स नेम। वहाँ से आप इस तरीके से उन एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बड़ा आसान है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वाई आर जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए बच्चों, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी जो है, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। कहा गया कि क्या होने चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये वो एलिमेंट्स होने चाहिए जिनके ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय डी में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। मीन्स D1 से D9 इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होने चाहिए। तो जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज देयर d ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फील्ड इन देयर ग्राउंड स्टेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिंक एटॉमिक नंबर 30 क्या हो जाएगा, ऑर्गन 4s2 3d10। तो हम देख सकते हैं जिंक का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10। आप बच्चों कोशिश कीजिए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में जितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएँ उतने आंसर्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखें और अपने आंसर को बहुत इफेक्टिव बनाएं। अब यहाँ पे जिंक का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है जिंक 2+। जिंक 2+ का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है। तो कहाँ से जाते हैं इलेक्ट्रॉन, हमेशा आउटर मोस्ट शेल से। ये आउटर मोस्ट शेल, ये पेनल्टीमेट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं हम, NS, और ये क्या होता है N-1D। तो S में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्गन 4s0 3d10। तो जो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें भी D में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि कंडीशन क्या बोल रही है कि देयर आर इनकम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन, इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड होना चाहिए। तो अपने ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेशन स्टेट दोनों स्टेट में इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है, इसलिए ये डी ऑर्बिटल के डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो कहलाते हैं, बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे फिर पूछा जा सकता है कि वाई कॉपर इज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कॉपर के केस में क्या है, 29 ऑर्गन 4s1 3d10, इसका भी डी कंप्लीटली फील्ड है। बट चूंकि कॉपर 2+ दिखाता है
ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2+ में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा इट विल बी 4s0 3d9, 4s0 3d9। तो यहाँ पे क्या है 3d9 है Cu2+ में, इसलिए ये अपने ग्राउंड स्टेट में तो नहीं है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स के साथ साथ ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विच ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3D सीरीज डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आप अगर 3D सीरीज में देखेंगे तो इन 3D सीरीज स्कैंडियम एंड जिंक ये दोनों ही एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, +3 एंड +2, बट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट माना है, बट जिंक को सिर्फ क्या माना है, डी ब्लॉक एलिमेंट। अभी हमने डिस्कस किया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो क्या पूछा है, विच ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल का है, तो ट्रांजिशन मेटल कौन सा है, स्कैंडियम है, जिंक नहीं है। तो डोंट कंफ्यूज कि जिंक का भी तो +2 ही होता है, एक ही दिखाता है, बाकी सारे वेरिएबल दिखाते हैं, बट स्कैंडियम ट्रांजिशन है और जिंक सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिटिक एक्टिविटी। देखिए कैटलिस्ट क्या होता है, वी नो वेरी वेल कि कैटलिस्ट वो फॉरेन सब्सटेंस होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है विदाउट इटसेल्फ पार्टिसिपेशन, खुद के पार्टिसिपेशन के बिना, मतलब खुद पार्टिसिपेशन इन द सेंस कि पार्टिसिपेट तो करता है बट खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता। रिएक्शन में रिएक्टेंट के साथ इंटरमीडिएट बनाने में काम तो आता है बट खुद का कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता। तो क्या रीज़न है क्यों ये कैटलिस्ट के जैसे काम करते हैं? फर्स्ट रीज़न जो है वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए अगर वो अलग अलग टाइप के इंटरमीडिएट बना रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन होगा, तभी वो क्या करेगा, डिफरेंट वैलेंसीज के हिसाब से इंटरमीडिएट बना पाएगा। तो फर्स्ट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कि ट्रांजिशन मेटल्स कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट अलाउइंग देम टू एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। मतलब जहां जरूरत पड़ रही है वहां ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जहां जरूरत पड़ रही है वहां रिड्यूस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन 2 ऑक्साइड FeO एंड आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3। तो आयरन +2 में भी जा सकता है, +3 में भी रह सकता है। सेकेंड, फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ये भी एक रीजन है। थर्ड, एड्सॉर्बिंग सब्सटेंस, कैटेलिकल एक्टिविटी जो होती है बेटा वो कैटलिस्ट की हमेशा सरफेस पे होती है। थोड़ा सा याद कीजिए, हाइड्रोजिनेशन हमने पढ़ा है कि जो निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम है उसकी सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को सबसे पहले हम क्या करते हैं, पास कराते हैं। तो हमेशा कैटेलिटिक एक्टिविटी जो है सरफेस पे होता है और सरफेस पे जो फिनोमिना होता है उसे एडसॉर्प्शन, ADSORPTION एडसॉर्प्शन कहा जाता है, और जो बल्क में होता है उसे एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। तो कैटेलिटिकल प्रॉपर्टी में एड्सॉर्प्शन सब्सटेंस, एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है, सब्सटेंस को एड्सॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट, वेकेंट डी ऑर्बिटल। अब अगर डिफरेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ये करते हैं तो उनके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल एंड एग्जिबिटिंग वेरिएबल वैलेंसीज। तो क्या रीजंस हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस, एड्सॉर्प्शन सब्सटेंसेस, वैकेंट डी ऑर्बिटल एंड एग्जिबिटिंग वेरिएबल वैलेंसीज। इतने रीजन हैं जिनके कारण जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे बिहेव्स लाइक अ कैटेलिटिक कैटलिस्ट और वो कैटेलिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई आर मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स हाई। यू नो वेरी वेल बेटा कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक कॉपर का पीस है और ये कॉपर के एटम्स हैं। अब अगर इन कॉपर के एटम्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि क्या हो, ज़्यादा
ये क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। तो अगर ये सॉलिड स्टेट में है और इसका हमें मेल्टिंग पॉइंट निकालना है तो इसको हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सकें, इसको मेल्ट कर सकें। तो क्यों मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं? बिकॉज मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होता है इनके बीच में, स्ट्रॉन्ग। तो क्या है आंसर? ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स which are caused by interaction between electrons in their partially filled d subshell। कि जो partially filled d subshells हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो रिपल्शन है, अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो देखा जाता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने लगते हैं वैसे वैसे ये इंटरेक्शन क्या होता है, स्ट्रांग होने लगता है। तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इस इंटरेक्शन के कारण जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, मतलब क्या हुआ, इनके बीच के अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है। तो जितना ज़्यादा इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होगी। बढ़े आगे। Why is Cu2 plus ion colored while Zn2 plus ion is colorless in aqueous solution? देखिए बेटा, सिंपल सा एक ही रीजन है फॉर अ कलरफुल सब्सटेंस। जो आंसर है वो आंसर है डी ट्रांजिशन। इट इज डी ट्रांजिशन। क्या होता है डी ट्रांजिशन? वी नो वेरी वेल फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग्स हो जाती है T2G और Eg में। तो जब भी डी के अंदर 1 से 9 इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, यहाँ पे जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में कोई इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन सनलाइट के प्रेजेंस में एनर्जी गेन करेगा और कहाँ चला जाएगा, हायर स्टेट पे। पर जब वो हायर स्टेट से रिटर्न होगा तो जो एनर्जी वो रिलीज करता हुआ आता है वो एनर्जी सनलाइट के प्रेजेंस में विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज में होता है, इसलिए कंपाउंड हमें कलरफुल दिखता है। तो ये रीजन है इसका डी ट्रांजिशन का। तो क्या होना चाहिए डी ट्रांजिशन के लिए? एटलीस्ट 1 to 9 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। तो जिसके अंदर D0 या D10 होगा वो सारे क्या होंगे, कलरलेस होंगे। तो D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन अगर कहीं हैं तो वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लें, Cu2 प्लस एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ऑर्गन 4s0 3d9 इन 2 प्लस कॉपर के पास क्या है 3d9। Zn2 प्लस की हम बात करें 30, तो जिंक का क्या बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट विल बी 4s0 3d10। तो इन दिस केस जिंक इज हैविंग अ कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल, तो नो डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल। बट यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या हो सकता है, डी ट्रांजिशन हो सकता है। अब यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन और बन सकता है, इसको ऐड कर देता हूं मैं, कि वाई KMnO4 and K2Cr2O7 are colorful। We know very well कि KMnO4 पर्पल कलर का होता है और K2Cr2O7 येलो कलर का होता है। अब अगर KMnO4 के अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें मैग्नीज का तो -2 × 4 -8 एंड +1 कितना आता है, +7। मीन्स मैग्नीज अपने +7 स्टेट में है। मैग्नीज होता है एटॉमिक नंबर 25। तो अगर मैग्नीज का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इट विल बी ऑर्गन 4s2 3d5। तो +7 में क्या होगा, S के 2 इलेक्ट्रॉन और D के 5 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या बन गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन। मतलब इसका D क्या हो गया, 0। और अभी हमने कहा कि D में 0 या 10 होगा तो वो कलरलेस होगा। बट KMnO4 क्या है, D0 में भी कलरफुल है। सिमिलरली क्रोमियम एटॉमिक नंबर 424
ऑर्गन 4s1 3d5 और क्रोमियम डाइक्रोमेट आयन में +6 दिखाता है, तो क्या बन गया यहाँ पे ऑर्गन 4s0 3d0। तो ये भी कैसा होता है, कलरफुल होता है, जबकि दोनों में डी क्या आ गए, 0 आ गए। तो याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ पॉइंट याद रखिएगा, ज़्यादा हमें इन डेप्थ नहीं जाना है। इट इज़ बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। क्यों ये कलरफुल होते हैं, बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर। अब चार्ज ट्रांसफर क्या होता है, ये हमारा बियॉन्ड द सिलेबस है। तो क्या होता है कलरफुल, बिकॉज ऑफ द चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो जब भी कलरफुल या कलरलेस के लिए क्वेश्चन आए तो आप डी ट्रांजिशन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक कीजिए कि उसके डी में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। बढ़े आगे। नेक्स्ट है फॉलोइंग आयंस आर गिवन Cr2+, Cu2+, Cu+, Fe2+, Fe3+, Mn3+, आइडेंटिफाई द आयन विच इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है यहां पे, Cr2+। क्यों है जरा चेक करते हैं। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ऑर्गन 4s1 3d5। अब Cr2+ में क्या हो जाएगा, Cr2+ में इट विल बी ऑर्गन 4s0 3d4। एक इलेक्ट्रॉन S से निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन D से निकाल दें, तो क्या हो जाएगा 4s0 3d4। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है और सामने वाले को रिड्यूस करता है। तो अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाए तो क्रोमियम का अगला जो स्टेबल स्टेट होता है वो होता है क्रोमियम 3+। तो जैसे ही क्रोमियम 3+ होगा ये क्या हो जाएगा, ऑर्गन 4s0 3d3। क्या हो जाएगा 4s0 3d3। और 3d3 मतलब क्या हो गया, यहां पे इसको T2G हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिलती है। क्या मिल जाती है, T2G हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। और हमें पता है कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो बिकॉज क्रोमियम 2+ ऑन ऑक्सीडाइजिंग Cr3+ में कन्वर्ट हो जाता है और T2G स्टेबल होता है, इसलिए वो क्या हो गया, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। देन अनस्टेबल इन एक्वियस सॉल्यूशन, वी नो वेरी वेल इट इज कॉपर+। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लो अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, कि Cu+ की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी को ओवरकम नहीं कर पाती। क्या है, अनस्टेबल इन एक्वियस सॉल्यूशन बिकॉज Cu2+ हैज मोर नेगेटिव, ये गलत लिखा हुआ है, इट विल बी द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हमारे डिजिटल बोर्ड लेता नहीं है बहुत सारे सिंबल, तो ΔH हाइड्रेशन, देन Cu+। कॉपर 2+ जो है मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी है, इसीलिए क्या होता है Cu+ डिसप्रपोर्शन होके किस में बदल जाता है, Cu2+ में। तो याद रखेंगे इसको कि वाई अनस्टेबल, बिकॉज Cu2+ हैज मोर नेगेटिव ΔH हाइड्रेशन देन Cu+। क्योंकि डेल्टा हाइड्रेशन जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा सॉल्यूशन का स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, आयंस का जो स्टेबिलिटी है इन सॉल्यूशन वो उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, देन अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होना है, खुद को रिड्यूस करना है। तो Mn3+ रिड्यूस होके कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2+ में। 4s2 3d4, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम दे दें वापिस तो क्या बन जाएगा 4s0 3d5। तो 3d5 क्या हो गया यहाँ पे फुलफिल्ड, कि Mn3+ हैज d4 कॉन्फ़िगरेशन, पर जैसे Mn2+ में आएगा तो क्या बनेगा d5 कॉन्फ़िगरेशन। Mn3+ d4 कॉन्फ़िगरेशन है और Mn2+ d5 कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट एक और हो सकता है यहाँ पे Cu2+ से Cu, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, मतलब कॉपर खुद रिड्यूस होना चाहता है, और खुद रिड्यूस होना चाहता है इसका मतलब सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पे Cu2+ और Mn3+ दोनों क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों है, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.34 वोल्ट। तो रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, मतलब खुद रिड्यूस होना चाहता है बट सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट,
अकाउंट्स फॉर द फॉलोइंग है, यहां हमें रीजन देना है, गिव रीजंस। क्या करना है हमें, यहां रीजन देना है, गिव रीजंस। तो क्या है पहला कि सेपरेशन क्यों पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है, किसका, लेंथेनॉइड मिक्सचर्स का क्यों सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या रीजन है, सेपरेटिंग लेंथेनॉइड एलिमेंट्स फ्रॉम मिक्स इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन which results in the elements having similar sizes and chemical properties। हमने देखा है कि because of the poor shielding of F, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आने लगते हैं, जिसके कारण 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स का जो एटॉमिक साइज है वो लगभग सेम हो जाता है। तो एटॉमिक साइज सेम होने के कारण क्या होता है, इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी लगभग क्या होती है, सेम होने लगती हैं। इसलिए इनको इजीली हम यहां पे सेपरेट नहीं कर सकते हैं एक दूसरे के मिक्सचर से। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज का वैसे लेना देना नहीं है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टी पे, कि अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू भी हम इनको सेपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि लगभग जो है इनके प्रॉपर्टीज हैं एटॉमिक साइज होने के कारण क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अभी मैंने आपको समझाया था कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटर मेटेलिक बॉन्डिंग पे। बिकॉज जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी में डी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड हो जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण मेटेलिक बॉन्डिंग वीक हो जाती है, इसलिए ये मेटल भी सॉफ्ट है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है। तो आंसर क्या बनेगा, in zinc, cadmium, mercury all the electrons in d subshell are paired, hence the metallic bond present in them are weak, that is why they have low melting and boiling point। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होने लगती है। नेक्स्ट देखते हैं, अकाउंट्स फॉर द फॉलोइंग, Ti3+ इज कलर्ड whereas Sc3+ इज कलरलेस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, ऑर्गन 4s2 3d2। इन द केस ऑफ टाइटेनियम 2+ क्या होगा, सॉरी 3+ क्या होगा, ऑर्गन 4s0 3d1। बट इन द केस ऑफ स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, ऑर्गन 4s2 3d1। तो स्कैंडियम 3+ विल बी व्हाट, इट विल बी ऑर्गन 4s0 3d0। अगर डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, तो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कि Ti3+ इज कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाइल Sc3 कलरलेस बिकॉज Ti3+ हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हाइल Sc3+ डज नॉट। कि टाइटेनियम 3+ के पास एक अनपेयर्ड है जबकि स्कैंडियम 3+ के पास नहीं है। नेक्स्ट, क्रोमियम 2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए क्रोमियम 2+ अगर रिड्यूसिंग एजेंट है ये, तो इट सेल्फ ऑक्सीडाइजेस, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजेस होगा। तो क्रोमियम 2+ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या बनता है, ऑर्गन 4s0 इट विल बी 4s1। फिर से लिख लेते हैं हम, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 22 क्रोमियम, सॉरी 24 क्रोमियम, इट विल बी ऑर्गन 4s1 3d5। ऑर्गन सॉरी क्रोमियम क्या हो गया, ऑर्गन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5। अब किसकी बात हो रही है, क्रोमियम 2+ की। तो क्रोमियम 2+ को देखें तो क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, इट विल बी 4s0 3d4। अब अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्रोमियम का 2+ के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +3।
तो इन क्रोमियम 3+ क्या बन जाएगा, इट विल बी ऑर्गन 4s03d3 और 3d3 अभी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, T2G हाफ फील्ड स्टेबल होता है। तो बिकॉज ऑफ T2G हाफ फील्ड स्टेबिलिटी क्या है, क्रोमियम 2+ बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप क्वेश्चन नोट करते जाइए साथ के साथ में, आंसर्स यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने आंसर सीधे, मैं इसको टेलीग्राम में डालूंगा तो आप यहाँ से आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। E0 वैल्यू फॉर Mn2+ से Mn इज नेगेटिव वेयर एज फॉर Cu2+ से Cu इज पॉजिटिव। देखिए क्या रीजन है कि कॉपर 2+ से कॉपर के केस में जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना आता है, 0.34 वोल्ट। कितना आता है, 0.34 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्टीमेटली है क्या, थोड़ा सा इसको डिटेल समझाता हूं कि हम बात कर रहे हैं कॉपर सॉलिड से कॉपर 2+ एक्वियस की, कि हमें अगर कॉपर सॉलिड स्टेट में होता है और कॉपर 2+ एक्वियस में अगर हम चल रहे हैं तो ये प्रोसेस होगा कैसे। तो सबसे पहले क्या होगा, कॉपर सॉलिड से हमें कॉपर गैस लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, क्योंकि यहाँ हमें क्या दिख रहा है, कॉपर 2+ दिख रहा है। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट में कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए इसको गैसियस स्टेट में लाना पड़ेगा। देन कॉपर गैसियस स्टेट में हम उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो कॉपर क्या बन जाएगा, +1। फिर हमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि कॉपर क्या है, D10 कॉन्फ़िगरेशन में आ चुका है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर 2+ में। देन जब हम इसको सॉल्वेशन कराएंगे इन वाटर तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की बात होगी या हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे एनर्जी हमने दी, यहाँ पे एनर्जी हमने दी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई। अब अगर हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो बाकी सारी एनर्जी को कंपनसेट कर दे, तब तो ये स्टेबल सॉल्यूशन। बट हमने देखा कि क्या है, कॉपर 2+ से कॉपर बनाना पसंद कर रहा है बिकॉज ऑफ इसका पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव। तो क्या मतलब हुआ इसका कि E0 वैल्यू फॉर Mn2+ से Mn इज नेगेटिव वेयर एज कॉपर 2+ से इज पॉजिटिव एज द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Ca2+ आयन इज नॉट सफिशिएंट टू कंपनसेट द सम ऑफ सब्लिमेशन एज वेल एज फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर। कि अगर जो लास्ट में हाइड्रेशन एनर्जी है वो, इसको ऐसे समझिए कि सपोज आप अपने टर्म 1 एग्जाम में फेल हो गए, आप सारे टेस्ट में फेल हो गए, बट आप फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर से पास हुए, तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, आपको माफ कर देंगे कि चलिए कोई बात नहीं, आपने पूरे सेशन कोई पढ़ाई नहीं की बट फाइनली आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, इसलिए सारे गुनाह माफ, और हो सकता है आपको एप्पल आईफोन भी मिल जाए गिफ्ट। बट अगर आप फाइनल एग्जाम में भी फेल हो गए तो घर वाले आपको एक बात याद दिलाएंगे कि तूने इसमें पढ़ाई नहीं करी, वहाँ घूमने गया था, कोचिंग नहीं गया, स्कूल नहीं गया, वो सारी चीज़ें आपको बार बार याद दिलाएंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं है। तो यही कहानी है कि जो लास्ट में हाइड्रेशन एनर्जी है, ये हाइड्रेशन एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि जितनी ये एनर्जीज हम इसको दे रहे हैं उन सारी एनर्जीज को कंपनसेट करे। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी होती है नेगेटिव और ये बाकी सारी एनर्जीज होती हैं पॉजिटिव। तो जितनी हमने दी उससे ज़्यादा अगर बाहर निकल जाती तो सिस्टम लो एनर्जी पे स्टेबल होता है, हमें पता है। बट यहाँ पे हाई हाइड्रेशन एनर्जी नहीं है, हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे लो वैल्यू है। क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन एंथैल्पी इज नॉट सफिशिएंट, हाइड्रोजन एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो क्या कर सके, सम ऑफ सब्लिमेशन एज वेल एज फर्स्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट कर सके। इसलिए कॉपर 2+ से सीधे इसमें चला जाता है कॉपर में, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव। बट ऐसा मैग्नीज के साथ नहीं होता। ठीक है। ओहो, आज तो हमारे
डिजिटल बोर्ड मजे ले रहे हैं हमारे। क्या लिखा हुआ है? एक्टेनॉइड्स शो irregularities in their electronic configuration। कि एक्टेनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इरेगुलरिटी है। इरेगुलरिटी से मतलब क्या है कि एक्टेनॉइड में ये देखा गया है कि पहला ही मेंबर जो है थोरियम, उसके F में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता ही नहीं है, उसमें एक्साइटेशन स्टेट में जाके F में इलेक्ट्रॉन आता है। तो कहीं इलेक्ट्रॉन D में आ जाता है, फिर सडनली F में ही चलता है, F और S में ही चल रहा है, तो बीच में D क्यों आ गया, कभी F क्यों आ गया? मतलब F तो आना ही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लास्ट F में ही जाना है, बट D और S में इतना इरेगुलरिटीज क्यों है? जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करेंगे, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने कहा कि आपको 3D सीरीज और 4F के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना ही चाहिए। तो क्यों इरेगुलरिटीज आती हैं देखते हैं। सबसे पहला रीजन क्या है? सिमिलर एनर्जीज ऑफ 5F 6D एंड 7S ऑर्बिटल। द एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द 5F एंड 6D ऑर्बिटल्स आर सिमिलर, कॉजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू मूव टू द 5F ऑर्बिटल। देखा यह जाता है कि जैसे क्वेश्चन हम करें कि हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ या Fe+, देन क्या होगा? Fe एटॉमिक नंबर 26, क्या होता है? ऑर्गन 4s2 3d6। अब Fe+ में क्या होगा? Fe+ में एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करो तो इट विल बी 4s1 3d6। अब होता क्या है कि जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द 4s एंड 3d, इट इज हैविंग अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, वेरी स्मॉल एनर्जी गैप इज देयर। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है क्योंकि एनर्जी शिफ्टिंग हो जाती है, मतलब ऑर्बिटल्स का जो एनर्जीज हैं वो चेंज हो जाता है, और Fe+ में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बन जाते हैं 4s0 3d7। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम इसके हिसाब से निकाल दें तो कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1s में। बट क्या होता है यहाँ पे, ये यहाँ आ जाता है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही अनपेयर्ड होते हैं, जबकि हमें कितने लगते हैं? 4। तो ये एनसीईआरटी ने सीधे सीधे दिया हुआ है क्वेश्चन। तो वही ये बोल रहा है कि क्यों इरेगुलरिटीज हैं, बिकॉज जो सिमिलर एनर्जीज हैं 5F 6D और 7S की, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फील होना स्टार्ट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फील होने के बाद इलेक्ट्रॉन के एनर्जीज डिफरेंस कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करने लगते हैं? 5F ऑर्बिटल में मूव करने लगते हैं। तो पहला रीजन तो ये है कि एनर्जी डिफरेंसेस कम है। सेकंड क्या होता है, इसलिए आपको इरेगुलर ट्रेंड दिखता है क्योंकि एटम क्या चाहता है? स्टेबल होना चाहता है, और उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको हाफ फील्ड या फुल फील्ड में मिलता है। तो सेकंड क्या हो गया? स्टेबिलिटी ऑफ F0, F7 एंड F14 ऑक्यूपेंसीज, कि वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड अगर है या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में अगर वो है तो एटम ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टू अचीव हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबिलिटी, दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल अलॉयज क्यों बनाते हैं? अलॉयज क्या है? अलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल और मेटल नॉन मेटल्स। अब करते क्या है उसमें कि जो भी अरे ऑफ मेटल्स हैं, मेटल्स के बहुत सारे जो एटम्स हैं, उनके एक एटम को हटा के उसकी जगह कोई दूसरा मेटल या नॉन मेटल को ऐड किया जाता है। तो अलॉयज बनाने के लिए अगर किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल को हम किसी मेटल में ऐड कर रहे हैं, जैसे आयरन के अंदर क्रोमियम मिलाते हैं स्टील बनाने के लिए, तो आयरन क्रोमियम में आयरन के एटम को रिप्लेस करके क्रोमियम को अगर वहाँ डाल रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए? कंपैटिबल होना चाहिए। अगर एटॉमिक साइज कंपैटिबल नहीं होगा तो क्या होगा?
वो एटम वहाँ पे नहीं आ सकता। तो क्या अलॉय बनाने की कंडीशन हो गई कि ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अलॉय बिकॉज देयर एटॉमिक साइजेस आर सिमिलर अलाउइंग वन मेटल टू रिप्लेस अनदर मेटल इन इट्स लेटाइस, कि जो भी उनका क्रिस्टल लेटाइस है उसमें एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देता है बिकॉज ऑफ द सिमिलर एटॉमिक साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है Mn2O3 इज बेसिक वेयर इज Mn2O7 इज एसिडिक। देखिए अगर Mn2O3 की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा मैग्नीज का यहाँ पे 3+, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना ऑर्गन 4s0 3d4, क्योंकि होता क्या है मैग्नीज 25, ऑर्गन 4s2 3d5। तो मैग्नीज 3+ में क्या होगा s के 2 इलेक्ट्रॉन और एक d का, तो क्या बना 4s0 3d4। बट अगर हम Mn2O7 की बात करें तो Mn2O7 में मैग्नीज क्या है 7+, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा ऑर्गन 4s0 3d0। तो आप देख पा रहे हो कि मैग्नीज 3+ Mn2O3 में इसके पास d इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं फॉर डोनेशन, क्योंकि d इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही क्या होता है ये बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे ये बेसिक नेचर का होगा। बट +7 में क्या हो गया इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो क्या नेचर हो जाएगा एसिडिक होगा, कि Mn2O3 इज बेसिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d इलेक्ट्रॉन। जो डोनर होते हैं लोन पेयर डोनर होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेस, लुईस बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं एसिड कहलाते हैं। तो जो बेसिक होगा तो बेसिक के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो दे पाएगा। एसिडिक बिहेवियर है तो चूंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है डी में इसलिए इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसलिए क्या कहलाएगा एसिडिक कहलाएगा। कि डी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डोनेटेड while Mn2O7 because it has higher oxidation state leading to a deficiency of electrons and tendency to accept electron pairs। तो लोअर में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो दे विल बी लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, और अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या होगा एसिडिक बिहेवियर होगा। याद रखिए हायर स्टेट में, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा ऑक्साइड्स में क्या होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। नेक्स्ट Eu2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वाई, चलिए देखें। यूरोपियम, अगर हम एटॉमिक नंबर देखें यूरोपियम का तो क्या बनेगा बताइए जरा, यूरोपियम कितना एटॉमिक नंबर है। तो यूरोपियम के अगर एटॉमिक नंबर की हम बात करें तो यूरोपियम का एटॉमिक नंबर जो है वो है 63। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है यूरोपियम में 4f7 6s2। यहां पे गड़बड़ है, 4f7 6s2 होना चाहिए। तो यूरोपियम 2+ में क्या होगा s के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो s क्या हो गया 0, और f7 क्या हो गया हाफ फिल्ड। ठीक है, मतलब यूरोपियम 2+ में उसके पास क्या है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है। क्या है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है। बट अगर यूरोपियम 3+ में जा रहा है, सॉरी, तो 3+ जो है वो सारे लेंथेनॉइड्स का क्या है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए क्या होगा यूरोपियम बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, आया समझ में, अरे समझ में आया, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। अभी हमने कहा कि क्या होना चाहिए डी ट्रांजिशन होना चाहिए। तो एक वर्ड आप याद रखिए
क्या होता है डी ट्रांजिशन कि व्हेन विजिबल लाइट हिट्स अ ट्रांजिशन मेटल आयन आर कॉम्प्लेक्स द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स आर प्रोमोटेड टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स। जैसे मैंने आपसे कहा था कि स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग के बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हायर में चला जाता है और जब वो वापस रिटर्न होके आता है तो विजिबल स्पेक्ट्रम में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इसलिए कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। नेक्स्ट देखें, E0 वैल्यू ऑफ Mn3 प्लस से Mn2 प्लस इज हाईली पॉजिटिव देन फॉर दैट फॉर Cr3 प्लस से Cr2 प्लस कपल। चलिए देखते हैं, पूरा खेल बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही है। Mn3 प्लस, पहले मैग्नीज का लिख लेते हैं, मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, ऑर्गन 4s2 3d5। मैग्नीज 2 प्लस अगर हो जाए तो इट विल बी ऑर्गन 4s0 3d5। मैग्नीज 3 प्लस अगर हो जाए तो ऑर्गन 4s0 3d4। तो मैग्नीज 3 प्लस से 2 प्लस का मतलब क्या होगा, यहां से यहां जा रहा है तो D4 से कहां जा रहा है, D5 में। तो क्या मिल रही है उसे, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। क्या मिल रही है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। बट हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ऑर्गन 4s1 3d5। क्रोमियम 2 प्लस क्या होगा, इट विल बी ऑर्गन 4s0 3d4। और क्रोमियम 3 प्लस क्या होगा, इट विल बी ऑर्गन 4s0 3d3। तो 3d3 में ये क्या होता है, T2G हाफ फील्ड स्टेबल। तो T2G हाफ फील्ड स्टेबल से क्या हो रहा है, ये अनस्टेबल जा रहा है क्रोमियम 2 प्लस में। Cr3 प्लस से Cr2 प्लस का हम चेक कर रहे हैं ना, तो क्रोमियम 3 प्लस में T2G हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, बट क्रोमियम 2 प्लस में ये स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए क्या है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो क्या है, ज़्यादा पॉजिटिव है। पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि वो उस प्रोसेस को फेवर कर रहा है, मतलब वो चाहता है कि मेरे साथ ये प्रोसेस हो जाए। तो मैग्नीज 3 प्लस से मैग्नीज 2 प्लस चाहता है कि मैं Mn2 प्लस में चला जाऊं। क्यों चला जाऊं, क्योंकि उसको क्या मिल रही है, 2 प्लस में हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। पर क्रोमियम 3 प्लस से 2 प्लस में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि क्रोमियम 3 प्लस के केस में ऑलरेडी वो क्या है, T2G हाफ फील्ड स्टेबल है और उस T2G हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के कारण वो अपनी स्टेबिलिटी चेंज नहीं करना चाहता। नेक्स्ट, द केमिस्ट्री ऑफ एक्टेनॉइड एलिमेंट्स इज नॉट सो स्मूथ एज दैट ऑफ द लैंथेनॉइड्स। कि अपार्ट फ्रॉम, हमें पता है कि जो एक्टेनॉइड्स हैं दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों करते हैं, बिकॉज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन एस डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इट इज़ वेरी लेस। और बहुत लेस एनर्जी डिफरेंस होने के कारण क्या होता है, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अब अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं तो इनका जो स्टडी है वो क्या होता है, डिफिकल्ट होने लगता है। सेकेंड, एक्टेनॉइड्स जो हैं, एक्टेनॉइड्स जो हैं उनका जो लाइफ टाइम होता है, ये मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो लाइफ टाइम है वो लाइफ टाइम कम होता है। इस कारण भी ये आसानी से अपने रिएक्शंस को नहीं दे पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। ट्रांजिशन मेटल्स का जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो क्या होता है, हाई होता है। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज टोटली डिपेंड ऑन, हमने बताया है किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग पे। कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और एटमाइजेशन की एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेकेंड, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। देन लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। हमने देखा है कि मैग्नीज के केस में मैग्नीज जो है 3d5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे वैसे मेटेलिक बॉन्डिंग इंक्रीज होता है और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी इंक्रीज होता है।
नेक्स्ट है मैग्नीज हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट इवन दो इट हैज हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि मैग्नीज का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये कितना बनता है 4s2 3d5। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 5, बट फिर भी क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। तो मेल्टिंग पॉइंट एक तो डिपेंड करता है क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर पे। किस पे डिपेंड करता है? क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर पे। तो कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर, मैग्नीज इज अ कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर, इसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। सेकेंड, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। मैग्नीज डी ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड विच मीन्स द न्यूक्लियस होल्ड्स द 3d electrons more tightly. This reduces the delocalization of electrons resulting in weaker metallic bonding. एक्चुअली आपको पता होगा कि मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि एक मेटल का पीस है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल के वो एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम ऐसे जंप करते रहते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं। बट बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड स्टेबिलिटी न्यूक्लियस क्या करता है? डी के इलेक्ट्रॉनों को बहुत टाइटली फोर्स करके रखता है, तो डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाता इलेक्ट्रॉन का। और इस डीलोकलाइजेशन ना होने के कारण जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। तो इसलिए मैग्नीज जो है उसके केस में मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। नोट कीजिए इसे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सीरियम 4+ is a good oxidizing agent while samarium 2+ is a good reducing agent। बेटा जब भी इस टाइप के आप क्वेश्चन करें ना, मैं आपसे बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, प्लीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की हैबिट बनाइएगा। जैसे कि सीरियम 4+, सीरियम कितना होता है? 58। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो 4f1 5d1 6s2। सीरियम 4+ में क्या होगा? देखिए जरा, 1 2 एंड 2 सारे इलेक्ट्रॉन चले गए। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब सीरियम 4+ से कहाँ आना चाहता है? ऑक्सीडाइज एजेंट है, मतलब खुद रिड्यूस होगा, तो सीरियम 3+ पे। क्यों ऐसा? क्योंकि सीरियम 3+ क्या है? उसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है। जो लेंथेनॉइड्स हैं, लेंथेनॉइड का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +3। तो वो अपने मोस्ट स्टेबल +3 स्टेट में आना चाहेगा, इसलिए क्या हो गया? बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट समेरियम, समेरियम को क्या बोल रहा है? समेरियम 2+ इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो समेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4f2 6s2। अब समेरियम 2+ की बात हम करें तो समेरियम 2+ में क्या होगा? यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4f6, ये जीनॉन 4f6 और 6s0। तो समेरियम 2+ क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, और खुद ऑक्सीडाइज होगा तो समेरियम 2+ से किस में चला जाएगा? समेरियम 3+ में। और 3+ में जैसे ही समेरियम जाएगा तो क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जीनॉन 4f5 6s0। तो यहाँ क्या हो गया? ये हाफ फील्ड स्टेबल हो गया। तो बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड स्टेबिलिटी जो है वहां पे वो स्टेबल हो जाएगा। तो एक रिड्यूसिंग हो गया, एक ऑक्सीडाइजिंग हो गया। तो जब भी रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग में आपको ये चेक करना है कि कहीं वो अपने ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट में तो नहीं जा रहा है, या कहीं वो हाफ फील्ड फुल फील्ड स्टेबल तो नहीं हो रहा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं उससे मिल रहा है। इन सारी कंडीशन से आप चेक करेंगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाई इट इज? क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स में n-1d और ns ऑर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। n-1d और ns आउटर शेल और पेनल्टीमेट शेल, दोनों शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए क्या होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि दोनों के एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस है वो क्या है? काफी कम है। तो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस ऑर्बिटल इज स्मॉल, इसलिए क्या होता है? एनर्जी डिफरेंस कम होने के कारण दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज विथ फ्लोरीन इज +4।
वेयर इज ऑक्सीजन विथ इज +7। देखिए मैग्नीज मैक्सिमम जो दिखा सकता है वो दिखा सकता है +7, बट फ्लोरीन के साथ कहां तक दिखाता है, केवल MnF4, क्योंकि MnF7 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता MnF7? MnF7 इसलिए नहीं बनता क्योंकि अगर हम इसको बना भी दें तो इट विल बी पेंटागोनल बायपिरामिडल। क्या होगा ये? पेंटागोनल बायपिरामिडल। और पेंटागोनल बायपिरामिडल में जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 72 डिग्री। तो बिकॉज ऑफ वेरी क्राउडेड फ्लोरीन एटम का क्राउड बढ़ जाएगा सराउंडिंग द मैग्नीज, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण क्या होगा, रिपल्शन लगने लगता है। इसलिए ज़्यादा फ्लोरीन एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं मैग्नीज के +7 को। बट इन द केस ऑफ ऑक्सीजन क्या है, मैग्नेट आयन और पर मैग्नेट आयन में मैग्नीज +7 दिखाता है। तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या है बेटा, ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेता है। तो एक ही ऑक्सीजन से बॉन्ड ज़्यादा बन गए, तो VACPR थ्योरी के हिसाब से मल्टीपल बॉन्ड को सुपर पेयर मान के इसका जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रली होता है। तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। अच्छा क्वेश्चन आ जाए कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन या फ्लोरीन में ही क्यों दिखता है, बिकॉज दोनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण आसानी से उस +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को वो दिखवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन 3D सीरीज। क्यों? क्योंकि मैग्नीज के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं मैग्नीज के पास इन 3D सबशेल, जो आसानी से क्या हो सकते हैं, ट्रांजिशन में काम आ सकते हैं। क्लियर है? और फिर 4s जो है उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहां चले जाएंगे, 4p में। कि s के ये 3D के 5 इलेक्ट्रॉन्स, और एक्साइटेड में एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अनपेयर्ड, +7। 7 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +7। देखिए आंसर 1 वर्ड के हैं, बस थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी तो कोई इसमें इतना ज़्यादा टफ नहीं है। राइट वन डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट में अगर आप देखेंगे कि मैग्नीज 2+, मैग्नीज 3+, मैग्नीज 4+, ऑक्सीडेशन स्टेट का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का दिखेगा, बाय 1। एक एक का डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। बट पी ब्लॉक में या तो Pb2+ होता है या Pb4+ होता है। यहां पे डिफरेंस दिखता है 2 का। क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, उस इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो s के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं जब हायर एटॉमिक नंबर में हम चलते हैं। जब हम हायर एटॉमिक नंबर में चलेंगे किसी भी ग्रुप में, तो जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है उस एलिमेंट के s के इलेक्ट्रॉन इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, तो डिफरेंस 1 का होता है, बट यहाँ पे डिफरेंस 2 का होता है। नेम एन एलिमेंट ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज विच इज वेल नोन टू शोन +4, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग। तो हमें पता है सीरियम 4+, और 4+ से वो कहाँ जाएगा अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉमन वाले +3 पे। तो कैसे काम करेगा? खुद रिड्यूस हुआ है, मतलब इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद रिड्यूस होके कहाँ जाएगा, 3+ में। तो कैसे काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे। क्यों? क्योंकि खुद क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड राइट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। क्या होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? हमें ये पता है कि जब हम 5D सीरीज की बात करते हैं तो वहाँ पे लेंथेनम का एटॉमिक नंबर जो है वो 57 होता है, उसके बाद हाफमेनियम आ जाता है 72। तो जो 58 से 71 तक के 14 एलिमेंट्स हैं वही 4f एलिमेंट्स कहलाते हैं। मतलब 57 से 72 के बीच में इलेक्ट्रॉन्स फिल होना स्टार्ट हुए हैं 4f ऑर्बिटल में,
और f ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो काफ़ी पुअर होता है। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने के कारण एटॉमिक साइज भी छोटा होने लगता है। तो बीच के जो 14 एलिमेंट्स हैं उनके साइज छोटे होने लगते हैं। तो साइज छोटे होते होते जैसे हाफमेनियम पे आते हैं तो हाफमेनियम का साइज भी क्या होता है, उतना इंक्रीज नहीं होता जितना होना चाहिए। इसी पूरी चीज को क्या कहा गया है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? रिफर्स टू द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द आयनिक रेडी ऑफ द lengthenoid series element from lanthanum to lutetium as we move from left to right across the series. This contraction occurs due to ineffective shielding of the nuclear charge by the f electrons. ये जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर है f इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए वो न्यूक्लियर के चार्ज को प्रोटेक्शन नहीं कर पाते। क्या होने देते हैं, अपने से न्यूक्लियस के चार्ज को पास होने देते हैं अपने पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स पे। तो अगर न्यूक्लियर का चार्ज लास्ट इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल पे बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज है कि देयर इज अ नॉट रेगुलर ट्रेंड इन आयनाइजेशन पोटेंशियल इन द ग्रुप ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड सिमिलरिटी ऑफ साइज इन सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन ग्रुप। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि वाई साइज ऑफ zirconium and hafnium are nearly same because of lengthenoid contraction. The same answer हम इसमें लिख सकते हैं। अगला है many of the transition elements are known to form interstitial compound. क्या रीजन है? Transition elements are known to form interstitial compound because of unpaired electron in the d orbital. Transition elements have vacant interstitial sites and are able to trap small atoms of hydrogen, carbon and nitrogen to form such compounds. कि जो interstitial site हैं, जो एटम्स के बीच में जो गैप्स हैं, यहाँ पे छोटे एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन आसानी से ट्रैप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो आसानी से उनके साथ बॉन्डिंग बनाते हैं और इसी कारण क्या होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज द डेटा टू आंसर द फॉलोइंग एंड ऑल्सो जस्टिफाई गिविंग रीजन विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वियस मीडियम Cr2+ और Fe2+। रिड्यूसिंग मीडियम का मतलब क्या हुआ, रिड्यूसिंग का मतलब क्या हुआ एजेंट का, कि खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज। चलो चेक कर लेते हैं। ए वाला आंसर क्रोमियम 2+ और Fe2+। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्रोमियम को कहाँ जाना पड़ेगा, Cr3+ पे, और Fe को कहाँ जाना पड़ेगा, Fe3+ पे। पर हमें पोटेंशियल रिडक्शन दिया है तो हम देख पा रहे हैं कि Fe3+ से Fe2+ का पोटेंशियल क्या है, 0.77। मतलब आयरन Fe3+ से कहाँ आना चाहता है, Fe2+ पे, और Fe2+ से Fe में क्या है, -0.44। तो कौन होगा ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट, क्रोमियम या आयरन में से? देखिए समझिए जरा चीज को, इसको कोशिश कीजिए समझने की कि क्या बोलना चाह रहा है। कि अगर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट की बात कराना है एक्वियस मीडियम में, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोसेस होना चाहिए कि क्रोमियम 2+ क्रोमियम 3+ में चला जाए और Fe2+ Fe3+ में चला जाए। ठीक है, बट हमें जो पोटेंशियल गिवन है, हमें पोटेंशियल किसके गिवन है, Fe3+ से Fe2+ और क्रोमियम 3+ से क्रोमियम 2+। तो कितना पोटेंशियल गिवन है Fe3+ से 2+ का, 0.77, और क्रोमियम 3+ से 2+ का कितना है, -0.41। क्लियर है? इसका मतलब 3+ से 2+ में कौन जाना चाहता है, 0.77 Fe, और क्रोमियम नहीं जाना चाहता। तो इसका रिवर्स अगर हम कर दें, इसका अगर हम रिवर्स कर दें तो रिवर्स में क्या बनेगा, Fe2+ से Fe3+, पोटेंशियल में क्या आ जाएगा, साइन बदल जाएगा तो इट विल बी -0.77, और क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+ में कौन जाना चाहेगा, 0.41 प्लस का। तो क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+ का पोटेंशियल कितना आ गया, 0.41।
इसलिए कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? क्रोमियम 2+। क्यों? क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम करेगा। तो आपको वोल्टेज दिए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं, आपको रिवर्स सोचना है, रिड्यूस नहीं कराना है, हमें क्या कराना है, ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम करेंगे। तो अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम करेंगे तो खुद का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। तो हमने क्या करा, इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख लिए, रिडक्शन हमें दिए थे, हमने रिवर्स कर दिया तो क्या आ गए? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गए। फिर बोल रहा है कि विच इज द मोस्ट स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए कौन +2 से +3 में नहीं जाना चाह रहा है, +2 में ज्यादा स्टेबल कौन है? देख सकते हैं आप, +2 में ज्यादा स्टेबल कौन है? मैग्नीज। क्यों स्टेबल है? क्योंकि मैग्नीज 2+ में क्या होता है? 3D5 हाफ फील्ड स्टेबल होता है और हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो बिकॉज ऑफ 3D5 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मैग्नीज 2+ ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट है ई वैल्यू फॉर Mn3+ से Mn2+ इज मच मोर पॉजिटिव देन फॉर Fe3+ से Fe2+। रीजन वही है, मैग्नीज हाफ फील्ड स्टेबल हो जाता है 2+ में, बट Fe2+ ऐसा नहीं करता। आयरन हैज हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन ऑफ कॉपर। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन टोटली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आयरन में ज्यादा है, पर कॉपर में सारे डी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसलिए क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द ट्रांजिशन मेटल्स आयंस ऑफ 3D सीरीज, दिस विच वन इज द मोस्ट स्टेबल इन एक्वियस सॉल्यूशन एंड व्हाई? तो टाइटेनियम 4 इज द मोस्ट स्टेबल, इट इज कंप्लीटली फील्ड, 3p नहीं 3d ऑर्बिटल। टाइटेनियम 4 स्टेबल क्यों है? क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। टाइटेनियम 3d कंप्लीटली फील्ड नहीं है, टाइटेनियम हैज नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टाइटेनियम 4+ में टाइटेनियम क्या है? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। टाइटेनियम क्या है? एटॉमिक नंबर 22, ऑर्गन इट विल बी 4s2 3d2। 4+ में क्या होगा? सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो बचेगा ऑर्गन, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ गई। फिर विच आयन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब खुद रिड्यूस, तो मैग्नीज 3+ रिड्यूस होके कहाँ जाता है? 2+ में, और 2+ में मैग्नीज क्या होता है? 3D5 हाफ फील्ड स्टेबल। विच आयन इज कलरलेस एंड वाई? कलरलेस के लिए क्या होना चाहिए? एम्प्टी 3D। तो अभी हमने देखा 3D एम्प्टी किसका है? टाइटेनियम का। अब बोल रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना पड़ेगा। टाइटेनियम आयन की बात कर रहा है, तो टाइटेनियम क्या है हमारा? 4+। टाइटेनियम 4+ मतलब डी खाली, तो एक भी अनपेयर्ड है। वेनेडियम 23 और कितना हो जाएगा? V2+, तो इट विल बी व्हाट? ऑर्गन 4s2 3d1 3d3। 2+ में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 3 अनपेयर्ड। देन बात करें Cr3+, तो क्रोमियम 24 क्या होता है? क्रोमियम 4s1 3d5। 3+ में क्या हो जाएगा? 4s0 3d3, तो यहाँ भी कितने? 3। और लास्ट क्या बच गया? मैग्नीज 3+। मैग्नीज 3+, मैग्नीज 25, इट इज 4s2 3d5। 3+ की अगर हम बात करें तो इट विल बी व्हाट? 4s0 3d4। तो सबसे ज़्यादा किस में हो गए? मैग्नीज में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो मोस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 इन द मैग्नीज 3+। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लेता तो क्या होता है? इट विल बी √n × n+2। यूनिट क्या हो जाएगी? बोहर मैग्नेटॉन, जहां पे n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे Mn3+ के लिए निकालते तो इट विल बी व्हाट? 4 × 6
√24। ठीक है, हो जाएगा। बढ़ें आगे। नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियो ऑफ 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स आर नियरली सेम ओनली बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हमें पता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है कि एटॉमिक रेडियो ऑफ 4D 5D सीरीज एलिमेंट्स आर नियरली सेम बिकॉज ऑफ द फिनोमिना नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है कि 4f ऑर्बिटल्स आर फील्ड बिफोर द 5D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स which causes a regular decrease in atomic radii. This decrease compensates for the expected increase in atomic size as the atomic number increases. Hydrochloric acid is not used in permanganate titration. जब भी मोहर सॉल्ट पोटेशियम परमैंगनेट या ऑक्जेलिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट का टाइट्रेशन किया जाता है तो वी यूज H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 हम यूज करते हैं। उसका रोल सिर्फ इतना होता है कि वो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। तो HCl क्यों नहीं डालते? इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि जो KMnO4 है वो HCl को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें? क्लोरीन गैस में, जो क्या होगा? इनएक्यूरेट एंड पॉइंट बनाएगा। बढ़ें आगे। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग पावर हमें बतानी है। किसकी बतानी है? तो यहां तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो VO2 प्लस, ये है Cr2O7 2 माइनस और MnO4 माइनस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। ये कितना? +7, ये कितना? +6 और ये कितना? +5। मोर ऑक्सीडेशन नंबर, मोर विल बी ऑक्सीडाइजिंग पावर। जितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है उतना ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होता है। तो सबसे अच्छा कौन? परमैंगनेट, डाइक्रोमेट और फिर VO2 प्लस। तो सबसे अच्छा कौन होगा? MnO4 माइनस। नेक्स्ट, आउट ऑफ Mn3 प्लस विच इज मोर पैरामैग्नेटिक एंड वाई। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? पैरामैग्नेटिक मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक का मीनिंग होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उसी से हम क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। तो मोर पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होगा? जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा। तो मैग्नीज 3 प्लस में हम देख पा रहे हैं D में 4 इलेक्ट्रॉन है और क्रोमियम में कितने हैं? D में 3। तो ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड कहाँ होंगे? D4 मैग्नीज में एज कंपेयर टू D3। तो ज़्यादा कौन होगा यहाँ पे? मैग्नीज 3 प्लस। देखिए सिंपल सिंपल से 1 लाइन आंसर्स हैं, बहुत ज़्यादा टफ आते ही नहीं है। नेक्स्ट, चलिए अब आ गए हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पे हम आ गए कि हमें प्रिपेयर करना है K2MnO4 फ्रॉम MnO2। पायरोलुसाइड सब में K2MnO4 बनाना है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? K2MnO4 क्या है? मैग्नेट आयन, पोटेशियम मैग्नेट आयन। कि K2MnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोलुसाइड। MnO2 को क्या कहा जाता है? पायरोलुसाइड। तो पायरोलुसाइड का रिएक्शन सबसे पहले कराया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक गैस ले लें हम, ऑक्सीजन ले लें, हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लें, मीन्स वी रिक्वायर्ड एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इन जनरल बात करें तो क्या चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और साथ में क्या चाहिए? बेस। क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा हमें बेस चाहिए। तो MnO2 बेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके प्रेजेंस में क्या बनाता है? K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट आयन। कौन सा आयन होता है ये? पोटेशियम मैग्नेट। और फिर मैग्नेट के बाद वहां पे बनता है परमैग्नेट। तो सबसे पहले क्या बनाया जाता है? पोटेशियम मैग्नेट। और पोटेशियम मैग्नेट के बाद क्या बनाया जाता है? पोटेशियम परमैग्नेट। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है Na2Cr2O7 फ्रॉम Na2CrO4। Na2Cr2O4 is extracted with water and acidified with H2SO4। कि जो सोडियम क्रोमेट है
उसको हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करा दे तो क्या बनता है, सोडियम डाइक्रोमेट। सिंपल सी एनसीईआरटी रिएक्शन से आपको सीधे याद रखना है कि क्रोमेट प्लस H2SO4 क्या कहलाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट बनाएगा। बढ़े आगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलाम्स रिलेटेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ दिस। देखिए हम देख पा रहे हैं यहाँ कितना है, 1 मोल है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। तो हमें पता है NF इलेक्ट्रॉन यूज होता है, Q बराबर NF। तो चार्ज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, मल्टीप्लाई कर दें कितना, 9650 कूलाम पर मोल। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आंसर आ जाएगा, 00569 सॉरी 6 5 30 0 36 और 3 39 और 54 और 3 57। तो कितना चार्ज आ गया, 579000। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2+ बाय Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। हमें कंप्लीट रिएक्शन लिखना है। देखिए इन एसिडिक मीडियम जो होता है, क्रोमियम +6 से कन्वर्ट होता है +3 में। हमेशा इन एसिडिक मीडियम क्रोमियम जो है ऑलवेज कन्वर्ट इनटू +6 टू +3। ये हमेशा हमें याद रखना है कि एसिडिक मीडियम में हमेशा यही कन्वर्जन होगा। अब हमें जिसका भी रिएक्शन लिखना है, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ बता देता हूँ कि जैसे H2S है, तो क्या है, जो हमारा डाइक्रोमेट आयन है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो खुद का क्या होगा, रिडक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करके, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके, 3 इलेक्ट्रॉन। तो खुद का तो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, और +6 से कहाँ जाएगा, +3 में। अब जैसे H2S आ जाए तो यहाँ से आप हाइड्रोजन रिमूव कर दो, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पे SO2 आ जाए तो आप इसको SO3 में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपने कर दिया है। अगर यहाँ पे NO2- या SO3 आ जाए तो NO2- को आप कन्वर्ट कर दो NO3-, SO3- को कन्वर्ट कर दो SO4-। अगर यहाँ पे Fe2+ आ जाए तो Fe2+ को आप कन्वर्ट कर देंगे Fe3+ में। अगर यहाँ पे परऑक्साइड आ जाए H2O2 तो यहाँ पे H2O2 को आप कन्वर्ट कर देंगे O2 में। अगर यहाँ पे X- कोई हेलाइड आ जाए तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे X2 में। अगर यहाँ पे H2O3-2- आ जाए तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे S4O6-2- में। यहाँ पे अगर ऑक्जेलेट आयन आ जाए तो इसको आप कन्वर्ट कर देंगे CO2 में। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या है, किसको करना है, डाइक्रोमेट को हमें करना है Fe2+ के साथ। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन विल बी, क्या देखा है हमने, Fe2+ किस में कन्वर्ट होता है, Fe3+ में। तो Fe2+ कन्वर्ट इनटू द Fe3+ बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन विल बी Cr2O7-2- कन्वर्ट इनटू Cr3+। ठीक है, क्योंकि क्रोमियम +6 से कहाँ जाता है, +3 में। अब ज़रा चेक करें हम, कितने क्रोमियम है यहाँ, 2, तो यहाँ कितना कर दें, 2 कर दें। कितने ऑक्सीजन है, 7, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, 7H2O। हाइड्रोजन कितने हो गए, 14, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 14H+। अब चार्ज बैलेंस कर लें, 14+ और 2-, यहाँ टोटल चार्ज कितना आ गया, 12। यहाँ टोटल चार्ज कितना है, 6। चार्ज हमेशा बैलेंस होता है इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ ऐड करते हैं जहाँ चार्ज ज़्यादा है। तो यहाँ कितना है चार्ज है, 12, कितना बनाना है, 6, तो यहाँ क्या कर देंगे हम, +6 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गई हमारी रिएक्शन।
अब यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, तो इस पूरे रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई कर दें 6 से और इसको ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये लिख देता हूँ मैं फिर से, 6Fe2 प्लस कन्वर्ट इनटू 6Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या हो जाएगा Cr2। चलिए इसको करते हैं हम ज़रा, इसको थोड़ा सा फिर से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए MnO4 माइनस MnO2 में कन्वर्ट होगा, ये हमें पता है, और H2O3 2 माइनस जो है वो SO4 2 माइनस में कन्वर्ट होगा। तो हम बनाते हैं कि MnO4 माइनस को कन्वर्ट करते हैं MnO2 में, देन क्या करें, यहाँ पे मैग्नीज 1 1, ऑक्सीजन 4, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो क्या करना पड़ेगा हमें 2H2O ऐड करना पड़ेगा। हाइड्रोजन आ गए 4H प्लस। अब मीडियम हमें बनाना है न्यूट्रल, तो इसको हम क्या करें, न्यूट्रल करें, तो कितना हो जाएगा 4OH माइनस, तो इट विल बी व्हाट MnO4 माइनस प्लस 8H2O कन्वर्ट इनटू MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस। 8H2O से 2H2O कैंसिल, तो कितना बचा 6H2O, तो इट विल बी MnO4 माइनस प्लस 6H2O कन्वर्ट इनटू MnO2 प्लस 4OH माइनस। चार्ज बैलेंस कर लें, यहाँ -1, यहाँ पे -4, तो कितने और लेने पड़ेंगे हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और ऐड करने पड़ेंगे। बात करते हैं किसकी, H2O3 2 माइनस कन्वर्ट होगा किसके अंदर SO4 2 माइनस में, यहाँ ऑक्सीजन 3, यहाँ कितने हैं 4, तो 1H2O ऐड किया, 2H प्लस, और न्यूट्रल के लिए 2OH माइनस करना पड़ेगा यहाँ, तो ये भी कितना हो गया 2OH माइनस। अब इसको अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 2H2। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमने देखिए और गलती करी, क्या गलती करी है हमने कि सल्फ़र को बैलेंस ही नहीं किया है। सल्फ़र को बैलेंस कर लेते हैं सबसे पहले, कि यहाँ 2 सल्फ़र हैं, इसको पूरे को हटा देते हैं हम। दो सल्फ़र यहाँ है, तो ये 2 सल्फ़र यहाँ लगा दिए। अब कितना हो गया ऑक्सीजन, यहाँ 3, यहाँ पे 8, तो क्या करें, कितना H2O ऐड कर दें 5H2O, ये 2 माइनस। हाइड्रोजन कितने हो गए 10, यहाँ क्या लगा दिया 10H प्लस। न्यूट्रल करना है तो 10OH माइनस और 10OH माइनस यहाँ कर दें, तो इट विल बी व्हाट H2O3 2 माइनस प्लस 5H2O प्लस 10OH माइनस, कन्वर्ट इनटू 2SO4 2 माइनस प्लस 10H2O, 10H2O से 5H2O कैंसिल। चार्ज देख लेते हैं, यहाँ कितना है -12, यहाँ कितना है -4, तो कितना लगा देंगे 8 इलेक्ट्रॉन। बस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे अब बैलेंस कर लेंगे, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 8, इस पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से और इस पूरे रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा।
ठीक है, इसको कोशिश कीजिएगा आप। नेक्स्ट, A when chromite ore FeCr2O4 is fused with NaOH in presence of air, yellow color compound A is obtained. तो जब क्रोमाइट ओर जो है, इट इज क्रोमाइट ओर, NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, क्रोमेट। पहले क्या बनता है, क्रोमेट ओर, जो कौन से कलर का होता है, येलो कलर का। देन एसिडिफाइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड बी। फिर इस क्रोमेट को जब हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डाइक्रोमेट, ऑरेंज कलर का। कौन से कलर का, ऑरेंज कलर का। कंपाउंड बी ऑन रिएक्शन विद KCl फ्रॉम ऑरेंज कलर कंपाउंड सी। फिर जब इसका रिएक्शन KCl से कराते हैं तो हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट, सॉरी ऑरेंज कलर इसका होता है, तो हमें क्या मिलता है, ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ए क्या हो गया हमारा, सोडियम क्रोमेट, देन सोडियम डाइक्रोमेट, और फिर KCl के साथ सब्स्टिट्यूशन कराएं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सीधे सीधे रिएक्शन से क्वेश्चन दे दिया है, इसको आपको लर्न करना है, लर्न फ्रॉम NCERT। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन हमारे फिनिश हुए। तो ये है हमारा डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs, कॉन्सेप्ट सभी हमने कवर किया है, और मैं गारंटी ले रहा हूँ इन क्वेश्चंस के बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको आने वाला नहीं है। तो अच्छे से इन क्वेश्चंस का प्रिपेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए और कॉन्फिडेंस अपना हाई रखें और अपने आप को खुश रखिए, क्योंकि इस सीज़न में थोड़ा सा क्या होता है, एग्ज़ाम वाले सीज़न में थोड़ा सा हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगते हैं। तो अपने आप को खुश रखिए, अच्छा रखिए, अच्छी पढ़ाई करते रहिए। लेक्चर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू।